आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां एक डॉक्टर की जिंदगी एक रात में पूरी बदल जाती है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट अचानक एक दिन खुद को एक मेडिवल एरा में रीइंकार्नेटेड पाता है और वो भी उस एम्पायर के क्राउन प्रिंस के रूप में। हमारे प्रोटैगोनिस्ट के पास है ऐसी मेडिकल नॉलेज जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं। लेकिन क्या वो अपनी हालत सुधार पाएगा और इस एम्पायर को भी बचा पाएगा? चलो शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर की कहानी से। स्टोरी शुरू होती है एक ब्रिज के ऊपर से, जहां हम एक पोस्ट देखते हैं जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना फोन चेक कर रहा होता है। उस पोस्ट में किसी ने उसके क्लिनिक का नेगेटिव रिव्यू डाला होता है। पोस्ट में लिखा है कि उसका क्लिनिक कोरोना के पेशेंट्स से भरा हुआ है। ये पढ़ने के बाद बाकी लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि वो कभी भी ऐसे कंटेमिनेटेड क्लिनिक में नहीं जाएंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट जो ये पोस्ट और कमेंट्स पढ़ रहा होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसका क्लिनिक बिजनेस फेल हो रहा है। कोविड-19 आउटब्रेक ठीक उसी समय हुआ जब उसने अपना क्लिनिक खोला था। 3 साल के मेडिकल करियर के बाद भी उसे ये समझ नहीं आता कि उसकी किस्मत इतनी अनफेयर क्यों है। वो इस बात से और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि लोग उसके क्लिनिक में आने से बीमार हो रहे हैं और ऊपर से वो नेगेटिव रिव्यूज छोड़ रहे हैं। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो, जैसे आसमान उसके पैरों के नीचे आ गया हो। कुछ ही देर में वो ब्लैकआउट हो जाता है। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है, एक नॉर्मल कोरियन डॉक्टर से एक डिवाइन फिजिशियन बनने की। तभी उसका एचपी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये उसे पावर अप करने, स्किल्स अनलॉक करने और क्रीचर्स समन करने की एबिलिटी देती है। लेकिन इसके लिए उसे अपना एचपी बूस्ट करना होगा और अभी उसका एचपी 0 है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि वो हन रिवर में गिर गया था। वो अपने सामने एक सिलोवेट देखता है और सोचता है कि शायद यही इंसान उसे बचाने आया है। भले ही उसके ऊपर हजारों का डेट हो, लेकिन जिंदा होने पर वो थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो हॉस्पिटल में नहीं है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी मेडिवल ईरा के शूटिंग सेट पर है। तभी एक इमोशनल आदमी उसे परेशान कर देता है। जब हमारा हीरो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, आप अपने यानी क्राउन प्रिंस के पर्सनल डॉक्टर पियरो गार्डन को कैसे भूल सकते हैं? हमारा कैरेक्टर सिचुएशन समझ नहीं पाता और गार्डन से पानी लाने को कहता है। गार्डन उसे एक लग्जरी ग्लास देता है जो डायमंड से जड़ा हुआ है। ये देखकर वो सोचने लगता है, क्या ये डायमंड्स रियल हैं? पानी पीते हुए वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है और डर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये उसका फेस नहीं है। उसे याद आता है कि ये फेस क्राउन प्रिंस लचियल एड्रिया मजेंटानो का है, जो उसी नॉवल का कैरेक्टर है जो वो उस दिन पढ़ रहा था जब वो ड्रिंक करने गया था। ये सिचुएशन देखकर वो सोचता है कि शायद वो अभी भी ड्रंक है। वो गार्डन से कहता है कि वो उसे उसके गाल पर स्लैप करे। गार्डन डर के मारे मना कर देता है। फिर हमारा कैरेक्टर खुद को स्लैप करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे एक्साइटमेंट होती है कि उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर रीइंकार्नेट होने का चांस मिला है। वो खुश होता है कि अब वो अपनी डेट फिल्ड लाइफ से छुटकारा पा चुका है। लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है। उसे इस हालत में देखकर गार्डन उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वो नोटिस करता है कि इस बॉडी की कंडीशन एक नॉर्मल 40 साल का इंसान से भी खराब है, जबकि ये बॉडी एक यंग लड़के की है। उसे रियलाइज होता है कि ये कैरेक्टर हमेशा बीमार रहता था और नॉवल में सिर्फ कुछ सीन्स में ही दिखता था। इतना ही नहीं, बल्कि ये कैरेक्टर 22 साल की उम्र में मर जाता है। डरते हुए वो गार्डन से अपनी एज पूछता है। गार्डन बताता है कि उसकी एज 21 है। ये सुनते ही वो सोचने लगता है कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। उसे वो नॉवल याद आती है जिसमें ये क्राउन प्रिंस दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट और क्लेरिक्स ब्लेसिंग्स के बावजूद मर गया था। मिरर में देखते हुए उसे लगता है कि अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है। वो गार्डन से कहता है, यहाँ जितनी भी नीडल्स अवेलेबल हैं उन्हें ले आओ। अब उसने खुद को ठीक करने का डिसीजन ले लिया है। गार्डन नीडल्स लेकर आता है। हमारा हीरो उन्हें चेक करता है और एक नीडल उठाता है। गार्डन जो ये सब देख रहा है वो पूछता है, आप इससे क्या करने वाले हैं? हीरो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, मैं इन्हें अपने बॉडी में चुभाऊंगा। ये सुनकर गार्डन घबरा जाता है। वो सोचता है कि उसका मास्टर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है और वो उससे ऐसा न करने की भीख मांगता है। प्रोटैगनिस्ट गार्डन को शांत करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो ये सब अच्छे पर्पस के लिए कर रहा है। वो गार्डन से बोलता है कि इस मैटर में उसे उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। गार्डन रिलक्टेंटली मान जाता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी शर्ट उतारता है और बेड पर लेट जाता है। उसे पता है कि उसे पहली नीडल अपने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग ऑर्गन में लगानी है। इसके लिए उसे अपनी ब्रीदिंग काम करनी होगी। सबके शोल्डर के पास एक पॉइंट होता है जो लंग से कनेक्टेड होता है, जिसे लंग मेरिडियन कहते हैं। वो उस स्पॉट को केयरफुली पोक करता है। नीडल की थिकनेस की वजह से उसे हल्का पेन फील होता है। थोड़ी देर में पहला सेट कंप्लीट करने के बाद वो अपनी आईज खोलता है। ऐसा लगता है जैसे उसे एक्यूरेट एक्यूपंक्चर करने की स्किल मिल गई हो। इस टेक्निक को अपनी बॉडी पर अप्लाई करके वो अपने लंग्स को थोड़ा रिकवर कर पाता है। इसके बाद एक रिडिकुलस सीन सामने आता है जहां उसके लंग्स ह्यूमन फॉर्म में हैप्पीली डांस कर रहे होते हैं और वो उसे 2 थम्स अप देते हैं। इससे उसे 100 एचपी मिलता है, जो कि 100 पावर के बराबर है। प्रोटोगोनिस्ट काफी कंफ्यूज्ड है कि ये सब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। जब वो इन नए अपडेट्स को पढ़ रहा होता है, तब गार्डन सोचता है कि उसका मास्टर शायद पागल हो गया है।
गार्डन फिर से रोना शुरू कर देता है। अनॉयड होकर प्रिंस उसे ओवर रिएक्ट करने से मना करता है। अपने इमोशनल डॉक्टर को इग्नोर करते हुए वो डिसाइड करता है कि अब उसे अपने शोल्डर ब्लेड के पास वाले एक और एक्यूपंक्चर पॉइंट पर फोकस करना है। वो इसे परफेक्टली परफॉर्म करता है, जिससे उसके चेस्ट की फीलिंग्स काफी हल्की हो जाती हैं। इसके बाद वो आर्म्स के कई एक्यू पॉइंट्स टारगेट करता है। ये पहले से ज्यादा दर्दनाक होते हैं, लेकिन वो पेन सह लेता है। उसे ऐसा करते देख गार्डन भगवान से उसके बॉडी और माइंड की हेल्थ के लिए प्रे करना शुरू कर देता है। इस बीच प्रोटैगोनिस्ट नेक्स्ट स्टेप लेता है और यूंजी अक्यू पॉइंट पर पोक करता है। इससे वो कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्टिमुलेट करता है और उसके लंग्स को ऐसा फील होता है जैसे कोई मसाज चेयर उन्हें मसाज दे रही हो। स्क्रीन पर दिख रहे रिडिकुलस सीन से इरिटेट होकर वो चाहता है कि उसे कुछ एचपी पॉइंट्स मिले। अगला टारगेट उसका सोसांग एक्यू पॉइंट होता है, जो उसकी थंब में लोकेटेड है। इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते ही उसका लेफ्ट लंग मेरिडियन का एक्यू पॉइंट सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है। अब उसके लंग्स ह्यूमन फॉर्म में आकर टैप डांस करने लगते हैं, जो उसे काफी अनोइंग लगता है। वो पेशेंटली वेट करता है कि ये डांस खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस कांस्टेंट टैप डांसिंग की वजह से उसका लार्ज इंटेस्टाइन भी जाग जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी ह्यूमन फॉर्म में आकर लंग्स के साथ पार्टी करता है। लंग्स का टैप डांस और लार्ज इंटेस्टाइन का रिदम सिंक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसे लार्ज इंटेस्टाइन से 100 एचपी और दोनों लंग्स से 200 एचपी मिलता है। अब उसके पास टोटल 600 एचपी हो जाते हैं। इस एचपी बूस्ट के साथ वो अपनी स्किल एक्टिवेट करने में सक्षम हो जाता है। उसकी स्क्रीन उससे पूछती है कि क्या वो कुछ स्किल्स खरीदना चाहता है। इसे देखकर उसे उन फैंटेसी नॉवेल्स की याद आती है जिनमें प्रोटैगनिस्ट को वॉरियर या मेज जैसी स्किल्स मिलती हैं। लेकिन जब वो चेक करता है तो उसे सारी स्किल्स मेडिसिन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड दिखती हैं। उसे याद आता है कि उसने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी किया था, शायद उसी वजह से उसे ये स्किल्स मिली हैं। वो लिस्ट देखकर डिसाइड करता है कि वो पल्स रीडिंग चूज करेगा। ये स्किल उसे इलनेस डायग्नोस करने में मदद करेगी, जो हर ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन की फाउंडेशन होती है। इसके लिए वो 500 एचपी स्पेंड करके फर्स्ट स्टेज की स्किल परचेज कर लेता है। इस स्किल को एक्वायर करने के बाद वो रफली अपने पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन डायग्नोस कर सकता है। बाद में उसे बेसिक हेल्थ चेक रिपोर्ट मिलती है। वो अपनी पल्स दोबारा चेक करता है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसकी बॉडी वर्स्ट कंडीशन में है और उसके पास सिर्फ 91 दिन है। वो सोचता है कि ये तो उसके मोबाइल रिचार्ज कॉन्ट्रैक्ट से भी छोटा टाइम है। मगर यार, मैं तो सिर्फ 1 महीने का ही रिचार्ज करता हूँ, जो 30 दिन का होने के बजाय सिर्फ 28 दिनों का ही मिलता है। वो फिर से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर फोकस करता है। वो सोचता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीडल इंसर्ट करके उसे ट्विर्ल करना और रीइंफोर्सिंग और रिड्यूसिंग मेथड्स अप्लाई करना शायद काम करेगा। वो नीडल्स को रेस्पिरेटरी सप्लीमेंटेशन के साथ निकालते हुए ड्रेनिंग मेथड अप्लाई करता है। इसे परफॉर्म करने पर वो अमेज्ड होता है, क्योंकि उसकी लाइफ एक दिन बढ़ जाती है। एक्साइटमेंट में वो दूसरे हाथ पर भी ये प्रोसेस करता है, लेकिन इस बार ब्लीडिंग होने लगती है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसने अपनी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही एक्यूपंक्चर कर दिया है और उसे हर 3 दिन में सिर्फ एक बार ऐसा करना चाहिए। अब उसके ऑर्गन्स जमीन पर लेटे हुए दिखाए जाते हैं। वो कंक्लूड करता है कि पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सहने के लिए स्टेबल रहना जरूरी है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी वीक है कि वो ये ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा। वो अपनी सिचुएशन एनालाइज करता है और समझता है कि भले ही एक्यूपंक्चर काम कर रहा है, लेकिन उसकी कमजोर कंडीशन की वजह से वो अपनी लाइफ सिर्फ 1 महीने तक बढ़ा सकता है और उसके बाद वो इवेंचुअली मर जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे अपने बॉडी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है। इस पर्पस से वो गार्डन की तरफ मुड़ता है, जो क्राउन प्रिंस का पर्सनल डॉक्टर है। वो गार्डन से पोटेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता है, जिससे गार्डन थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है। गार्डन से वो पूछता है कि क्या उनके पास वुल्फ बेन रूट है। इस पर गार्डन उसे समझाता है कि क्योंकि वो अभी उसके पर्सनल पैलेस में हैं, इन आइटम्स को मेन पैलेस से एक्वायर करना पड़ेगा। वो कहता है कि वो ये काम कर देगा, लेकिन वो जानना चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट इससे क्या करने वाला है। इस पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इसे खाने वाला है। ये सुनकर गार्डन उससे ऐसा ना करने की भीख मांगता है। प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट के लिए कर रहा है, लेकिन गार्डन अभी भी रिलक्टेंट है। फिर वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो पूछता है कि क्या गार्डन पहले से जानता है कि वुल्फबेन रूट एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। गार्डन कंफर्म करता है, क्योंकि ये पॉइजन्स में यूज होता है। फिर प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे वुल्फबेन की डॉटर रूट चाहिए, जो नॉर्मल साइज से काफी छोटी होती है। गार्डन कहता है कि इससे उसका हार्ट रुक सकता है। इस पर प्रोटैगनिस्ट एडमिट करता है कि ये सच है, लेकिन वो ये भी इंसिस्ट करता है कि उसे वो मेथड पता है जिससे वो इस टॉक्सिन को मेडिसिन में बदल सकता है। ये सुनकर गार्डन को ये प्रोसेस काफी अजीब लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे पॉइजन को मेडिसिन में बदला जा सकता है। फिर वो पूछता है कि अब गार्डन समझा या नहीं। गार्डन ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इसे ट्राई करेगा, क्योंकि शायद ये ट्रीटमेंट उसके मास्टर की हेल्थ इंप्रूव कर दे। जब गार्डन फार्मेसी से रूट लेने जाता है, तो वो सोचता है कि अभी कुछ भी उसके मास्टर की हेल्थ डिटीरियरेशन को रोक नहीं रहा। अब वो अपनी उम्मीद इस नए ट्रीटमेंट में लगाना चाहता है। हालांकि गार्डन डिसाइड करता है कि वो पहले इसे खुद खाएगा, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये उसके मास्टर के लिए सेफ है।
जब गार्डन रूट लेकर आता है तो प्रोटैगनिस्ट उससे टॉनिक बना लेता है, लेकिन गार्डन इस अजीब से दिखने वाले लिक्विड को देखकर काफी अनसर्टेन लगता है। वो कमेंट करता है कि ये एक पॉइजनस सब्सटेंस से बना है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से विनती करना शुरू कर देता है कि प्रोटैगनिस्ट इसे न ले। गार्डन के पिटीफुल बिहेवियर को देखकर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि क्यों ना उसे थोड़ा डराया जाए। इसलिए वो गार्डन को पहले ऑफर करता है कि वो इसे ट्राई करे। ये सुनकर गार्डन का फेस ब्राइटन हो जाता है, क्योंकि वो भी इसे खुद ट्राई करना चाहता है। वो खुशी-खुशी इसे टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। गार्डन की ईगरनेस और लॉयल्टी देखकर प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि नॉवल में गार्डन क्राउन प्रिंस के लिए काफी लॉयल था। शुरुआत में वो उसका डॉक्टर भी नहीं था और सिर्फ एक असिस्टेंट था। लेकिन वक्त के साथ हर वो डॉक्टर जो उसे क्योर करने का दावा करता था, वो छोड़कर चला जाता था। लेकिन गार्डन कभी नहीं हिला। हालांकि उसे इस डिवोशन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नॉवल में क्राउन प्रिंस की डेथ के बाद उसे एक्यूज्ड किया गया और एक्सिक्यूट कर दिया गया। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि गार्डन एक ऐसा इंसान है जो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है। हालांकि टॉनिक शेयर करना एक अलग बात है, जिसके लिए प्रोटैगनिस्ट कन्विंस नहीं होता। आखिरकार वो टॉनिक कंप्लीट कर लेता है, जिसे एफिड्रा एकोनाइट असरम डिकॉक्शन कहते हैं। गार्डन इसे पीने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि इसे ठंडा होने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। इसी वक्त गार्डन सडनली पूछता है कि क्राउन प्रिंस को इस मेडिसिन के रेसिपी के बारे में कैसे पता। प्रोटैगनिस्ट एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है कि उसने एक ड्रीम में देखा था जिसमें एक मेज ने उसे ये रेसिपी बताई थी। गार्डन कहता है कि वो प्रिंस की बात मानता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और कहते हैं। वो टाइम देखता है और जल्दी से सारी मेडिसिन पी लेता है, जिससे बेचारा डॉक्टर कंप्लीटली पेट्रिफाइड हो जाता है। फिर वो अपनी इनोसेंट आईज से डॉक्टर को देखता है और कहता है कि उसने सब पी लिया। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि कुछ होने वाला है। तभी उसका सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि परफेक्टली ब्रूड इफिड्रा एकोनाइट आसारम डिकॉक्शन के कंजम्पशन से उसके बॉडी की सोरनेस और कोल्डनेस कम हो गई है। साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने असरहान कोर एनर्जी भी अवेकन कर ली है। ये टर्म उसका ध्यान खींच लेता है। असरहान कोर एनर्जी एक टेक्निक है जिसे ग्रैंड मास्टर जावियर असरहान और उसके नोबल सबॉर्डिनेट लॉयड ने डेवलप किया था। ये टेक्निक इंपीरियल फैमिली का सिंबल है, जो सिर्फ इंपीरियल लाइन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को पास किया जाता है। क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के बॉडी में है, इसका मतलब है कि उसे ये टेक्निक बचपन से सिखाई गई होगी। अब उसने इस टेक्निक्स का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है, जो उसके मैन और सर्कल को उसके हार्ट के चारों ओर सर्कुलेट करने की अनुमति देता है, जिससे वो मैनो को अब्सॉर्ब और इंक्रीज कर सकता है। अब उसका मैनो 120% तक पहुंच चुका है, लेकिन अगले लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 1000 एचपी की जरूरत है। वो अपने हार्ट के आसपास के मैनो सर्कल और अपने बॉडी में हर ब्रेथ के साथ सर्कुलेट हो रहे मैनो को महसूस करता है। इस अद्भुत फीलिंग से वो काफी एक्साइटेड है। अचानक उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस होता है, जैसे वो फटने वाला हो। उसे हार्ट पकड़ते हुए देखकर गार्डन काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उसे वार्निंग मिलती है कि उसके हार्ट के रुकने का खतरा है, क्योंकि मैनो सर्कल का प्रेशर उसके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसके मैन और सर्कल और उसके हार्ट की ग्रोथ आउट ऑफ बैलेंस है, तो वो गेस करता है कि मैन और सर्कल का साइज इस प्रॉब्लम की जड़ हो सकता है, क्योंकि ये उसके हार्ट को घेर रहा है। उसे क्राउन प्रिंस की कंडीशन याद आती है, जिसकी इलनेस ने उसे बचपन से ही मैन और सर्कल ट्रेन करने से रोक दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके हार्ट के आसपास का मैन और सर्कल उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिससे बड़े खतरे हो सकते हैं। इसीलिए वो एक और स्टेप लेने का डिसाइड करता है। उसे अपने मैन और सर्कल का साइज बढ़ाना होगा। ये सोचते हुए वो अपने हार्ट के रेलम में जाता है और हार्ट और उसे स्ट्रैंगलिंग कर रहे मैन और सर्कल के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने हार्ट की तरफ भागता है और सर्कल की रीन्स अपने हाथों में ले लेता है, ये डिसाइड करते हुए कि उसे इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ानी होगी। इस प्रोसेस की पेन और प्रेशर सह पाना उसके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की फेलियर्स याद आती है। उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी। उसने सिर्फ अपने पेशेंट्स ही नहीं, बल्कि लोन्स के स्ट्रेस के कारण उसने अपने बाल भी खोने शुरू कर दिए थे। हर तरह का लोन उसके ऊपर पाइल अप हो गया था और वो अपना घर बेचने की वर्ज पर आ गया था। ये सब सोचकर वो आखिरकार ये कर दिखाता है। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर की तरफ देखता है, जो उसके लिए काफी कंसर्न्ड दिखता है। उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि इस स्टिमुलेशन की वजह से उसने किंग ऑफ द ऑर्गन्स यानी अपने हार्ट को अवेकन कर लिया है, और क्योंकि वो ऑर्गन्स का किंग है, इसीलिए उसके हार्ट की एक फ्लैशी एंट्री होती है। उसे लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा वेलकम किया जाता है, जबकि लंग्स उसे शैबी कहते हैं। उन्हें देखकर प्रोटैगनिस्ट अनॉयड महसूस करता है, लेकिन उसकी इरिटेशन खत्म हो जाती है जब उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो हिस्ट्री में ऐसा पहला इंसान है जिसने कुछ ऐसा पाया है जिसे मोना सर्कल स्लॉट्स कहते हैं। वो इस फीचर को समझ नहीं पाता, लेकिन वो गेस करता है कि ये कुछ ऐसा है जैसे गेम्स में एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं। इस बीच गार्डन अभी भी उसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न्ड है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो इमेंस पेन में लग रहा था। गार्डन पूछता है कि कहीं ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक्सक्यूज देता है कि अचानक से मेडिसिन पीने की वजह से वो बस चोक हो गया था। लेकिन गार्डन उसकी बात नहीं मानता।
वो इंसिस्ट करता है कि प्रोटैगनिस्ट काफी दर्द में था और वो कंप्लेन करता है कि उसे पहले दवाई पीनी थी। इस पर प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि अगर गार्डन इतना ईगर है तो अगली बार उसे पॉइजन दिया जाएगा। ये सुनकर गार्डन प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। प्रोटैगनिस्ट नॉनशलांटली उसे आदेश देता है कि अगर गार्डन को ये सब नहीं चाहिए तो वो फ्लोर पर पड़ी मेस को साफ करे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो अपने डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और उसे धन्यवाद कहता है, जिससे डॉक्टर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। गार्डन सोचता है कि शायद प्रोटैगनिस्ट उस पॉइजन को लेने के बाद पागल हो गया है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट इस बात से बेहद एक्साइटेड है कि उसके पास मोना स्लॉट्स जैसा कुछ है। ये स्लॉट्स असल में एक जगह है जहां वो किसी भी मटेरियल को जिसमें मैनम मिक्स्ड हो उसे 10 लीटर तक स्टोर कर सकता है। उसे उस मटेरियल को कंज्यूम करना होगा ताकि वो इसे स्टोर कर सके। मेडिटेशन के बाद वो इस टेक्निक को एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि पहले क्या स्टोर करे। तभी उसकी नजर पानी के जग पर पड़ती है और वो डिसाइड करता है कि वो पहले इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। पानी को देखते हुए उसे मीडियन लेथल डोज नाम का टर्म याद आता है, जिसका यूज किसी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। फिर वो बताता है कि अगर कोई 60 किलो का बंदा लगभग 6 लीटर पानी एक बार में पीता है तो वो उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है। वो एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि उसकी बॉडी के साइज और वेट के हिसाब से वो लगभग 4 लीटर तक वाटर सह सकता है। वो जग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वीक बॉडी के कारण वो उसे बहुत भारी लगता है। फिर भी किसी तरह वो 1 लीटर पानी पीता है। वो महसूस करता है कि उसे पेट भरने का एहसास नहीं हो रहा, इसलिए वो अपना 10 लीटर स्लॉट पूरा भरने का डिसाइड करता है। 10 लीटर स्लॉट को भरने के बाद वो 0.1 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है और उसके बाद खुद को काफी फुल महसूस करता है। वो कंक्लूड करता है कि अब वो एक कैमल का ह्यूमन वर्जन बन चुका है जो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है। अब जब उसने पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो अब वो इस स्लॉट को टॉनिक सूप के साथ ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके पास 9.9 लीटर पानी है और अगर उसने ये सारा पानी एक साथ रिलीज कर दिया तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो पानी को असराहन कोर टेक्निक का यूज करके डिस्चार्ज करेगा। ये टेक्निक उसे मैनो अब्सॉर्ब, एम्पलीफाई और डिस्चार्ज करने में मदद करती है। इस टेक्निक के एम्पलीफिकेशन और डिस्चार्ज का यूज करके वो पानी को बॉडी के अंदर की बजाय बाहर रिलीज करने की कोशिश करता है। वो पूरी तरह से पानी को बॉडी से डिस्चार्ज करने पर कंसंट्रेट करता है और आश्चर्य की बात यह होती है कि ये काम करने लगता है। अगला स्टेप है पानी को वापस जग में डालना, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो वो टेक्निक को होल्ड नहीं कर पाता और जग टूट जाता है। जैसे ही गार्ड्स को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है वो उसके कमरे में घुस आते हैं। इस बीच वो आसरहन कोर टेक्निक के एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है। उसे लगा था कि पानी टैप वाटर की तरह निकलेगा, लेकिन ये अचानक वाटर कैनन बन गया। गार्डन और बाकी गार्ड्स आते हैं और पूछते हैं कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं हुआ। वो घबराते हुए एक एक्सक्यूज सोचता है और क्लेम करता है कि उसने गुस्से में जग तोड़ दिया। गार्ड्स उसका एक्सक्यूज मान लेते हैं और एक गार्ड तो ये भी पूछता है कि क्या उसे कोई चोट लगी। वो घबरा कर जवाब देता है कि उसके पैर में बस एक हल्की सी खरोंच है। गार्ड गार्डन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे रूम नंबर 2 तक ले जाए और गार्डन उसकी चोट की मरहम पट्टी करने के लिए तैयार हो जाता है। गार्डन की पीठ पर पिगी बैक राइड लेते हुए वो सोचता है कि चाहे उसका एक्सक्यूज कितना भी बुरा हो, उन्होंने इसे फिर भी मान लिया। वो कंक्लूड करता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। गार्डन उसे बेड पर रखता है और खुद बाहर चला जाता है। प्रोटागोनिस्ट उसे भी आराम करने की सलाह देता है। गार्डन के चले जाने के बाद वो असरहन कोर टेक्निक की प्रैक्टिस के दौरान हुई घटनाओं पर सोचता है। उसने मैनर एम्पलीफाई किया और उसे हाथ से डिस्चार्ज किया, लेकिन ये वाटर कैनन जैसा आउटबर्स्ट बन गया। फिलहाल वो डिसाइड करता है कि वो सो जाएगा और अगली बार थोड़ा संभल कर काम करेगा ताकि कोई उस पर शक न करे। इस बीच एम्परर को खबर मिलती है कि वो खुद को नीडल्स से हर्ट कर रहा है और ईगरली पॉइजन पी रहा है। ये सुनकर एम्परर को गुस्सा आता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा ये सब क्यों कर रहा है। अगली सुबह वो सक्सेसफुली 10 लीटर मेडिसिन ब्रू कर लेता है और उसे पीने के लिए तैयार होता है, लेकिन गार्डन उसके पास खड़ा है और वो उसके सामने इसे पीना नहीं चाहता क्योंकि गार्डन शायद उसे देखते ही बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो गार्डन से कुछ देर बाहर इंतजार करने को कहता है। गार्डन बस मोशनलेस होकर कहता है कि वो बस इसे पीने वाला है और वो याद दिलाता है कि पिछली बार उसे कितना दर्द हुआ था जब उसने इसे कंज्यूम किया था। गार्डन उसे उसकी पिछली एक्सक्यूज भी याद दिलाता है जिसमें उसने क्लेम किया था कि वो मेडिसिन से चोक हो गया था। गार्डन इस बात को लेकर कंसर्न जाहिर करता है कि उसने इस बार इतना सारा टॉनिक क्यों बनाया है। प्रोटैगनिस्ट एक्सक्यूज देता है कि वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हालांकि उसका असली इरादा बस थोड़ी सी डोज लेने का है क्योंकि इतना सारा पी पाना नामुमकिन है। गार्डन इसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि सच में वो इसे नहीं पी सकता, लेकिन हमारा हीरो उसकी अननेसेसरी कंसर्न से इम्पेशेंट हो जाता है और उसे किचन से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और पूरा 10 लीटर टॉनिक एक बार में पी लेता है और उसे अपने मोना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। अब उसे बस इसे डिस्चार्ज करना है। वो धीरे धीरे टॉनिक डिस्चार्ज करता है और अपनी डेली लाइफ के साथ चलता रहता है। उसके ऑर्गन्स में सुधार दिखता है क्योंकि मेडिसिन उसके बॉडी में डिस्चार्ज होते हुए उसे एचपी पॉइंट्स देती है। अब उसके पास 500 एचपी है।
वो थोड़ा टेंस लेकिन अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ईगर है। इसी पर्पस से वो मेडिसिन को फ्रीक्वेंटली रिलीज करता रहता है। इस बीच ऑर्गन डिमेंशन में हार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से दिन का मेन्यू पूछता है। लार्ज इंटेस्टाइन जवाब देता है कि उनके पास एफीड्रा एकोनाइट एसरम डिकॉक्शन है और ये मेन्यू पूरे दिन और अगले दिन भी रहेगा। इस पर उसका सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसके ऑर्गन्स बार बार एफीड्रा एकोनाइट एसरम खाकर बोर हो चुके हैं। वो अनोइंगली जवाब देता है कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो वो देगा। खाने के दौरान उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने अपनी लाइफ स्पैन 50 दिनों तक बढ़ा ली है। अब उसके पास 133 दिन बाकी हैं। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है, जिससे मेड डर जाती है और उसके हाथ से कप गिर जाता है। फिर वो फ्यूरियसली उससे माफी मांगने लगती है। उसे कंफ्यूजन होती है कि मेड उससे ऐसे माफी क्यों मांग रही है जबकि उसने बस एक कप तोड़ा है। उसे अपना आंसर तब मिलता है जब मेड उससे डरते हुए कहती है कि वो बस इस बार उसे छोड़ दे और उसे पिछली बार की तरह कोड़े मत मारे। ये सुनकर वो टेंस हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये क्राउन प्रिंस उस लड़की को कोड़े मारता था। वो मेड से पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा किया था, उम्मीद करते हुए कि वो ना कहे। वो मना करती है जिससे उसे राहत मिलती है, लेकिन मेड ये भी जोड़ती है कि उसने खुद नहीं किसी और से ऐसा कराया था। वो पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे ऐसी सजा मिली। मेड जवाब देती है कि उसने बस उसकी स्लीव पर पानी की एक बूंद गिरा दी थी। ये सुनकर उसे लगता है कि ये क्राउन प्रिंस सच में बहुत ही निर्दयी इंसान रहा होगा। उसे ये सब सिनेरियो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपने बेड पर बैठते हुए मेड से कहता है कि वो ये सब साफ करने के बाद में चली जाए, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। जब मेड चली जाती है तो वो गार्डन की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसका और सर्वेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा था, क्योंकि उसे अपने बारे में ज्यादा याद नहीं है। गार्डन चीजों को शुगर कोट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो सारा पॉइजन उसके सामने पी लेगा। ये सुनकर गार्डन उसे सर्वेंट्स के प्रति उसकी क्रूअल और र्यूड बिहेवियर के बारे में बताता है। ये सब सुनकर वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे ये भी समझ आता है कि गार्ड्स ने उसकी रिडिकुलस एक्सक्यूज को क्यों मान लिया था जब उसने जग तोड़ने की बात कही थी। तभी उसके मन में एक और सवाल उठता है कि आखिर गार्डन जैसा कोई इंसान उसके लिए इतना लॉयल क्यों है। वो गार्डन से पूछता है क्योंकि वही है जो उससे डरा हुआ नहीं लगता। इस पर गार्डन सॉफ्टली जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे सच में पता है कि वो किस तरह का इंसान बन सकता है और वो इस बात पर भरोसा करता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब क्राउन प्रिंस बच्चा था, उसने एक छोटे से चूजे को बारिश से बचाने के लिए खुद को भीगने दिया था। ये याद करते हुए गार्डन कहता है कि उसे भरोसा है कि जैसे जैसे उसकी सेहत ठीक होगी, वो अपने पुराने काइंड रूप में लौट आएगा। फिर वो क्राउन प्रिंस का शुक्रिया करते हुए कहता है कि वो फिर से अपने पुराने वाले काइंड रूप में वापस आ रहा है। वो गार्डन को एक पेस्ट्री ऑफर करता है, जिसे वो थोड़े संकोच के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। इस पल में वो ये खुद से वादा करता है कि गार्डन को कभी भी उसके मरने का आरोप नहीं सहना पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए उसे सरवाइव करना होगा। तभी कोई सर्वेंट दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आता है और कहता है कि एम्परर ने उसे बुलाया है। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस अपने पिता के रॉयल कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो अपने पिता को ग्रीट करता है, एम्परर तुरंत उसकी अवेकेंड असराहन टेक्निक को नोटिस कर लेता है। वो उसकी नर्वसनेस को भी महसूस करता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट झुककर रिस्पेक्ट करने से थक जाता है और इंतजार करता है कि ये फॉर्मेलिटीज जल्दी खत्म हो ताकि वो खड़ा हो सके। एम्परर उससे पूछता है कि उसका साइड पैलेस में जीवन कैसा चल रहा है और क्या वो उससे संतुष्ट है। वो अफर्मेटिव जवाब देता है, लेकिन मन ही मन इरिटेटेड होता है कि उसे झुककर बात करनी पड़ रही है। फिर एम्परर उससे पूछता है कि क्या वो नीडल्स से खुद को हर्ट कर रहा है और पॉइजन कंज्यूम कर रहा है। वो इसे डिनाई करने की कोशिश करता है। एम्परर कहता है कि क्राउन प्रिंस होते हुए वो अपनी डिग्निटी खो रहा है। अगर उसे लगता है कि वो इस बर्डन को नहीं संभाल सकता, तो वो ये टाइटल अपने दूसरे भाई को दे सकता है। प्रोटैगनिस्ट, जिसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो पोलाइटली इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। एम्परर उसके रिफ्यूजल से नाराज हो जाता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट पॉज लेकर रियलाइज करता है कि एम्परर के पास उसे इस स्टेटस से स्ट्रिप करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो समझ जाता है कि एम्परर ने यह सवाल क्यों पूछा। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके बेटे ने खुद अपने छोटे भाई को एक्नॉलेज किया है। वो इस डीवियस पॉलिटिकल मैन्यूवरर को समझता है, लेकिन उसने ठान लिया है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। दूसरी तरफ एम्परर इतना फ्यूरियस हो जाता है कि वो अपने थ्रोन से उठकर उसे इंपीरियल फैमिली पर शेम लाने का आरोप लगाता है। प्रोटैगनिस्ट इसे स्कॉफ करता है क्योंकि उसे टाइटल की परवाह नहीं है। असल में उसने नॉवल पढ़ी है और उसे पता है कि जल्द ही जंग होने वाली है और दूसरा प्रिंस भले ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाएगा और वो जंग हार जाएंगे और इसकी वजह से इंपीरियल फैमिली और एम्पायर का डाउनफॉल होगा। इसलिए वो एम्परर की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे टाइटल की परवाह नहीं है, लेकिन अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी की है। वो प्रस्ताव देता है कि उसे ये साबित करने का मौका दिया जाए कि वो दूसरे प्रिंस से बेहतर है। सीन बदलता है और साइड पैलेस में गार्डन उत्सुक है कि एम्परर ने उसे क्यों बुलाया। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और ये बॉम्ब गिराता है कि वो अपने भाई के साथ स्वॉर्ड ड्यूल करने वाला है।
ये सुनकर डॉक्टर अपना सामान पैक करने लगता है ताकि वो इस ड्यूअल के बाद पैलेस छोड़ सके। इस बीच एम्परर क्राउन प्रिंस के शब्दों के बारे में सोचता है और उसके बेटे के इस नए साइड को लेकर क्यूरियस हो जाता है। यही वजह थी कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। अगले दिन पूरे एम्पायर के लोग दोनों भाइयों के बीच होने वाले सोर्ड ड्यूअल को विटनेस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लड़कियों का ध्यान दूसरे प्रिंस थियोडोर पर है और वही अरीना में प्रोटैगनिस्ट ड्यूअल के लिए एक्सरसाइज कर रहा होता है जब थियोडोर उसके पास आता है। वो कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो चिंता में कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसका भाई अपनी सेहत को खतरे में डाले, सिर्फ इसलिए कि वो सिंहासन को अपना साबित करना चाहता है। फिर वो ये भी कहता है कि सभी को ड्यूअल का रिजल्ट पहले से पता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसका भाई खुद को इस उद्देश्य के लिए सैक्रिफाइस करे। इस पर हमारा बंदा लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है और घमंड भरे लहजे में बताता है कि उसका हारने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूल शुरू होने से पहले लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्राउन प्रिंस का दूसरे प्रिंस को चुनौती करना कितना अजीब है, क्योंकि दूसरे प्रिंस के पास असरहन कोर के कारण अपर हैंड है। लोग सोचते हैं कि क्राउन प्रिंस के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और गार्डन उसके बगल में खड़ा है। गार्डन सोचता है कि ये ड्यूल सिर्फ एक मजाक है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि कोई उससे जीत की उम्मीद नहीं कर रहा, जो उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उस पर कम दबाव रहेगा। हालांकि गार्डन थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि वो जीत सकता है। हमारा बंदा गार्डन के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और जान जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो कहता है कि उसे बस अपने भाई के 3 अटैक्स ब्लॉक करने हैं ताकि वो मैच जीत सके। वर्तमान में गार्डन अपने मास्टर की सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैच शुरू होता है और एम्परर रूल्स बताते हैं। अगर हमारा बंदा अपने भाई के अटैक्स को 5 मिनट तक सहन कर लेता है या उसे हरा देता है तो वो विजेता होगा, वरना दूसरा प्रिंस जीत जाएगा। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन थियोडोर इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। मैच शुरू होते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं जब क्राउन प्रिंस अपनी तलवार फेंक देता है। लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही हार मान रहा है। थियोडोर पहले तो राहत महसूस करता है कि उसे अपने बीमार भाई से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ऐसा करने से उसके और उसके परिवार की बेइज्जती होगी। वो सोचता है कि उसे अपने भाई को थोड़ा इनकरेज करना चाहिए ताकि वो थोड़ा लड़ सके। लेकिन जब हमारा बंदा अपने सामने शील्ड रखता है तो थियोडोर समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस का मकसद अपने भाई के हमलों को सहन करना है, न कि उस पर हमला करना। ये सोचकर थियोडोर स्मर्क करता है और सोचता है कि वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर देगा। उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही वो अपने शरीर में मैना इकट्ठा करता है और अपने भाई की तरफ रश करता है। एम्परर अपने दूसरे बेटे के अटैक का एनालिसिस करते हुए कंक्लूड करते हैं कि उनका पहला बेटा इसे सहन नहीं कर पाएगा। थियोडोर ऊपर से अटैक करता है ताकि उसका भाई डिसग्रेसफुली जमीन पर न गिरे। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है जब हमारा बंदा अटैक को डॉज कर लेता है। कोई कमेंट करता है कि दूसरा प्रिंस इतना काइंड है कि उसने वीकली स्ट्राइक किया ताकि उसका भाई आसानी से बच सके। थियोडोर फिर फुल फोर्स के साथ अटैक करता है जिससे हमारा बंदा दूर फेंका जाता है, लेकिन वो अब भी खड़ा हो जाता है। हमारे बंदे की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन वो अब भी ड्यूअल जीतने के लिए डिटर्मिन्ड है। पुलिस वाले के रूप में अपने जीवन में उसने हमेशा डॉजिंग की प्रैक्टिस की है, लेकिन भाई ये तो डॉक्टर था ना। अब वो शील्ड के पीछे थोड़ा छिप जाता है, जबकि दूसरा प्रिंस मैन अब्सॉर्ब करके उस पर रश कर रहा है। हालांकि हमारा बंदा ग्रिन करता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ थियोडोर भी जोश में आ जाता है। वो अपने अटैक को बिल्ड करता है और हवा में लीप करके सीधा हमारे बंदे पर गिरता है। लेकिन हमारा बंदा आसानी से इम्पैक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसने पहले से ही अपने लोअर बॉडी को इस पल के लिए ट्रेन किया हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ब्लैकस्मिथ से अपनी शील्ड कस्टमाइज करवाई थी और अपने मैन और स्लॉट्स में कंकॉक्शन स्टोर किया था। उसका सिस्टम पूछता है कि वो इस कंकॉक्शन का कितना डिस्चार्ज करना चाहता है। वो जवाब देता है कि 0.2 लीटर इसके साथ थियोडोर के मैनो से भरे शरीर में कंकॉक्शन चला जाता है और उसके चेहरे का रंग एक्सटेंसिव ड्रिंकिंग की वजह से लाल हो जाता है, जिससे उसे हिचकी आने लगती है। थियोडोर इस बात को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है कि उसके शरीर में हो क्या रहा है। इस बीच क्राउन प्रिंस नॉवल की बात याद करता है जिसमें लिखा था कि थियोडोर किसी भी तरह का अल्कोहल सहन नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने स्लॉट में कई तरह के अल्कोहल स्टोर किए थे और अपने भाई के शरीर में रिलीज कर दिए। थियोडोर खुद को संभालने और अपने भाई को हराने की कोशिश करता है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि उसे स्थिति को संभालना होगा, अपने पिता की रिकॉग्निशन पाना होगा, नागरिकों की चीयर्स सुननी होंगी और क्राउन प्रिंस का टाइटल हासिल करना होगा। उसके लिए यह सबसे सही रास्ता है अगर वो क्राउन प्रिंस बनता है। इस उद्देश्य के लिए उसे जीतना होगा। ये सोचते हुए वो अपने भाई की तरफ रश करता है, लेकिन हमारा बंदा उसे देखकर स्टन्ड रह जाता है कि उसने कॉकटेल बॉम्ब को सहन कर लिया। फिर वो एक और 0.1 लीटर का कॉकटेल बॉम्ब डिस्चार्ज करता है। सीन बदलता है और थियोडोर खुद को अपने भाई के ऑर्गन्स के रियल में पाता है। वहां उसका दिल उसे एक ड्रिंक सर्व करता है और बताता है कि ये ड्रिंक उसे उस इंसान ने दी है। वो मुड़कर देखता है और पाता है कि वो इंसान उसका अपना भाई है। क्राउन प्रिंस अपना ग्लास उठाकर थियोडोर की तरफ चीयर्स करता है
ये देखकर थियोडोर पूरी तरह बैफल्ड हो जाता है और मान लेता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। अपने भाई को इतनी बुरी हालत में देखकर क्राउन प्रिंस उसे मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी मोना स्लॉट्स में स्टोर्ड लिक्विड को डिस्चार्ज करने की तैयारी करता है। इसी मोना के साथ वो पूरी ताकत से अपने भाई पर हमला करता है और उसे बुरी तरह गिरा देता है। वहां मौजूद हर कोई इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स से स्टन्ड रह जाता है। अपने बेटों की लड़ाई देखते हुए एम्परर तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि क्राउन प्रिंस ने अजराहन कोर का इस्तेमाल किया है, जो पहले उसे बस एक शक लग रहा था। वो साफ साफ असराहन कोर की एनर्जी को उसके अंदर से रेडिएट होते हुए महसूस करता है, भले ही उसके आसपास सैकड़ों लोग हों। दूसरी तरफ जब थियोडोर अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने भाई को अपने पैरों के पास खड़ा पाता है। उसका भाई दावा करता है कि उसने उसकी इम्प्योर मैनो को प्यूरिफाई कर दिया है। थियोडोर तुरंत समझ जाता है कि उसने असरहन कोर टेक्निक का यूज किया है और वो उससे पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है कि उसका बीमार भाई इसे इस्तेमाल कर सके। हमारा सपोजिडली सिक भाई कैजुअली जवाब देता है कि उसने इसे थोड़ा लेट सीखा। थियोडोर अपनी गिरी हुई तलवार पर नजर डालते हुए बोलता है कि वो हार चुका है। इस पर उसका भाई कहता है कि थियोडोर अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। तभी वो अपने भाई के माथे पर खून देखता है। प्रोटैगोनिस्ट बताता है कि उसे ये चोट अपने भाई के हमले से खुद को बचाते हुए लगी। ये सुनकर थियोडोर अपनी पूरी लड़ाई के दौरान अपने एटीट्यूड के बारे में सोचता है कि कैसे वो विक्ट्री को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट था और वो अपने भाई की मेहनत को एक्नॉलेज नहीं कर पाया। फिर प्रोटैगनिस्ट उठता है और अपने भाई की हालत के बारे में पूछता है। थियोडोर गलत समझ लेता है और कहता है कि उसे शर्म आ रही है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट क्लैरिफाई करता है कि वो वास्तव में उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। थियोडोर अपने भाई के सामने झुककर उसकी स्किल को क्राउन प्रिंस के रूप में एक्नॉलेज करता है। इसी पल हमारे हीरो के सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जिससे वो खुशी में चीयर करता है कि उसने आखिरकार इसे हासिल कर लिया। गार्डियन जिसे लगता है कि ये उसके भाई पर जीत की खुशी है, वो इमोशनल हो जाता है। हमारे बंदे का सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने किसी और का इलाज किया है। इसके साथ ही रिवील होता है कि उसने एक नई स्किल हासिल की है जिसे रिक्वेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट फीस कहते हैं। इस स्किल की मदद से जब भी वो किसी और को हील करता है उसे थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिलती है। मगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये नई सीरीज अच्छी लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में जरूर से बताइए इसका अगला पार्ट डालना चाहिए या नहीं। और हाँ, ये YouTube ने आपको कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशन दी है, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको जरूर से देखना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।